आज का जो कार्यक्रम होगा वो तथ्य पे और इतिहासों के किताबों से ही होगा, क्योंकि अगर मैं कोई भी चीज अपने मन से कहूंगा तो एक मनगढ़ंत होगा, लेकिन ऑलरेडी उस किताब को पूरे देश में क्या विश्व में कोई भी पढ़ सकता है। और वो अपने समय में जो लेखक है, और वो लेखक हैं जिनको हम राष्ट्रवादी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने स्तर से जितने उनके में क्षमता था, वो सरकार के विरुद्ध जा करके उन्होंने उस इतिहासों से संबंधित जो छेड़खानी हुआ है वामपंथियों और राजनीतिक दलों की ये साठगांठ से, और ये एक साजिश कहा जाए कि इस राष्ट्र का अस्तित्व मिटाने के लिए ये एक पॉलिटिकल एक साजिश था। और इस पॉलिटिकल साजिश का हिस्सा मूल रूप से कांग्रेस का नेहरू थी, और समस्त इसमें समझ लीजिए कि 1947 से सब सम्मिलित हुआ। और सत्ता जब इनके हाथों में आया तो महत्वपूर्ण विषय यहाँ पे ये है कि जब 1947 में एक चुनाव हुआ, वो कैबिनेट चुनाव, कि भाई भारत का प्रथम प्रधानमंत्री को बनाया कौन जाए, तो उसमें लगभग 9 वोट ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्राप्त हुआ, और महज 1 वोट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्राप्त हुआ। तो उस मत के हिसाब से सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक घटना भी हुई, और घटना के पीछे जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, लेकिन वो राष्ट्रघातिक व्यक्ति थे, उनकी हकीकत जो है वो यही साबित कर रही है। तो उनका क्या ड्रामा शुरू हो गया कि तुरंत वो अनशन पे बैठ गए और कहे कि नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी भी हालत में हमें पीएम के पद पे इनका मंजूर नहीं है, ये पीएम का पद जो है कि नेहरू को ही दिया जाना चाहिए, और ये अगर नहीं बैठेंगे तो मैं अनशन करके अपने प्राणों को त्याग कर दूंगा। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि सब कैबिनेट में सारे लोगों को उनके आगे नतमस्तक होकर के झुकना पड़ा, और अंततः जो है नेहरू गांधी अपना उनको पीएम बनाया गया। और वो क्यों बनाया गया? तो इस राष्ट्र का विनाश करने के लिए, क्योंकि इस राष्ट्र का विभाजन 2 सिद्धांतों पे हुआ था, और वो सिद्धांत कोई सन 1947 से के बाद नहीं हुआ, वो उससे पहले हुआ था। और उसका निर्माण सर सैयद अहमद खान, जो लमसम में गांधी के दौर से पहले से ही सक्रिय थे, कि भाई उनका कहना था कि एक देश में 2 मजहब के लोग कभी भी आपस में मिलके नहीं रह सकते, इसीलिए इनका जो खान पियान रहन सहन इनका अलग है, हमारा अलग है, तो हमें इस राष्ट्र में अपना एक अलग राष्ट्र चाहिए, हमारा एक इस्लामिक राष्ट्र चाहिए। तो मैं ये एक ब्यौरा के जाहिर करके फिर मैं इतिहासों में मैं जा रहा हूँ, और उस सारी घटनाओं को मैं धीरे धीरे आज मैं रखूंगा। तो तथ्य यहाँ से शुरू हो रहा है कि मिथ्याकरण की मोर्चेबंदी, ये इतिहासों की किताब से ही मैं अब इसको पढ़ के बता रहा हूँ। तो मिथ्याकरण की मोर्चेबंदी इसमें कैसे हुआ? तो इतिहास के मिथ्याकरण का आरंभ मार्क्सवादियों ने नहीं, बल्कि देश की स्वतंत्रता से पहले ही वह आरंभ हो गया था। स्वदेशी आंदोलन के बाद श्री अरविंद के राजनीतिक मंच से दूर हो जाने के बाद और गांधी जी के भारतीय राजनीति में
प्रवेश के साथ कुछ ऐसा लिखना बोलना शुरू हुआ। यहाँ पे पॉइंट आप नोट करिए कि जब गांधी जी के भारतीय राजनीति में प्रवेश के साथ कुछ ऐसा लिखना बोलना शुरू हुआ जो पिछली सदियों के हिंदू मुसलमान इतिहास को झुठलाता था। यहाँ पे पॉइंट क्या हुआ कि स्वदेशी आंदोलन का जो सबसे बड़े नेता थे श्री अरविंद जी के राजनीतिक मंच से दूर हो जाना, उन्होंने अपने आप को राजनीतिक मंच से थोड़ा सा दूर कर लिए और उसी समय एंट्री हुआ किसकी? करमचंद गांधी के भारतीय राजनीति में प्रवेश। और उस समय आते ही करमचंद गांधी ने कुछ ऐसा लिखना बोलना शुरू कर दिए जिसका परिणाम ये हुआ कि पिछले सदियों की हिंदू मुस्लिम इतिहासों को झुठलाता था। यानी कि एक तरफ से कहा जाए कि उसको डिलीट करता था, एकदम से हटा रहा था कि नहीं, वो सब जो है कि झूठ है। अभी इसके आगे हम बढ़ते हैं। जैसे यह कहना कि दोनों समुदाय के एक थे, ये गांधी का कथन है, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ा कि भारत में 12 एवं 18वीं सदी का मुस्लिम शासन विदेशी नहीं था। ऐसी बातें कहने के पीछे अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की कोशिश थी, किंतु यह बातें 20वीं सदी के पहले किसी भारतीय लेख या श्रुति में नहीं खोजी जा सकती। जो यहाँ पे गांधी का जो शब्द था, जो उनके कार्यशैली थी, जो अपने आप को उसको प्रचारित कर रहे थे, उनकी कथन और कहना से बिल्कुल ही भारतीय लेख या कहीं भी दूर दूर तक उसका कोई अस्तित्व या संबंध ही नहीं था। वो सरासर एक हवाई बातें थी। अब इसके आगे पॉइंट से हम बढ़ते हैं। क्योंकि हिंदू मुस्लिम विभेद का उनका विलग अस्तित्व अस्थाई झगड़ा जग जाहिर था, जैसे पीछे देख चुके हैं। इसकी पुष्टि कार्ल मार्क्स के टिप्पणियों से भी होता है। लेकिन आजादी के बाद भारत सरकार ने जो नीति अपनाई, उसमें स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक एकता की चाह में कही गई उन कृत्रिम बातों को, जिससे चाह पूरी भी नहीं हुई, ऐतिहासिक सत्य के रूप में दोहराया जाने लगा। और उसी समय हमारे देश का एक जाने माने लेखक थे, इतिहासकार, जो सरकार के बिल्कुल वो अपना विपक्ष में थे, यानी कि वो उनका सरकार से कोई संबंध नहीं था, लेकिन विद्वान थे। तो उन्होंने वहां पे उस समय एक बात कही थी। उनका नाम था प्रोफेसर रमेश चंद्र मजूमदार। के अनुसार यह एक पार्टी का नारा हो गया है तथा यह और इससे जुड़ी कुछ बातों को वह इतिहास पाठ्य पुस्तकों में डालने के लिए इतिहासकारों को बाध्य कर रही है, नहीं तो उसे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा और जो भी ऐसा लिखेगा उसे भारत सरकार की काली सूची में डाल दिया जाएगा। उनका इशारा सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की तरफ था। तो ये तरोड़ मरोड़ करके ये पाठ्यक्रम पुस्तिका में जो दिया गया था, तो उसपे उन्होंने, ये प्रोफेसर मजूमदार ने ये टिप्पणी किए और उनका इशारा सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी पे था कि ये कहीं न कहीं ये हमारे इतिहास के मिटाने का ही एक ये राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से चल रहा है। अब
यहाँ पे गांधी की राजनीतिक में प्रवेश के बाद फिर इसके आगे हम चलते हैं तो इसके आगे यह 7वें दशक के आरंभ में बड़े इतिहासकार महसूस कर रहे थे। इसी समय मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं के विरुद्ध किए गए ऐतिहासिक कारनामों की बौद्धिक लिपापोती का प्रयास चल रहा था। ये एक किताब है जिसकी इसमें हिस्ट्री है। उस किताब का नाम है क्वार्टरली रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज 1963 वॉल्यूम 3 नंबर 1-2 में प्रोफेसर जगदीश नारायण सरकार ने इसके कई उदाहरणों का उल्लेख किया। महमूद गजनवी की लूट, मंदिर विध्वंस और अत्याचार जैसे कामों को गैर मजहबी सामान्य घटनाओं के रूप में दिखाने की कोशिश शुरू हुई और देश विदेश के किसी भी इतिहासकार ने अब तक ऐसा नहीं किया था, क्योंकि यह संपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्यों के विरुद्ध था। सदियों से अल बरूनी, उदबी, मिनहाज, सिराज, हसन निजमी और मोहम्मद हबीब तक इतिहासकारों ने गजनवी के बारे में जो लिखा था उसके बिल्कुल विपरीत नक्शा बनाने की कोशिश हो रही थी। यही वह समय था जब मार्क्सवादी इतिहासकारों का उदय हो रहा था। उन्होंने हालात को भांपकर प्रसिद्ध अरब इतिहासकार इब्न खालदून वाली उक्ति चरितार्थ की। खालदून ने इतिहासकार के यह दोष बताए थे, ऊपर वालों की प्रशंसा करके उनकी कृपा दृष्टि चाहना, उनका यश फैलाकर उनकी चापलूसी कर उनके कारनामों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, उनकी सुंदर से सुंदर व्याख्या करके। तो ये उनकी जो टिप्पणी थी वो मार्क्सवादियों पे बिल्कुल फिट बैठ रही थी। अगर हम राज थापर की आत्मकथा पढ़े, प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के विचार और कमजोरियां जाने, उनके प्रमुख सहायक पूर्व मार्क्सवादी बी.एन. हक्सर की विशेषताएं पता करें, हक्सर, थापर, धर एवं ऐसे ऊंचे लोगों की आसपास नरुल हसन जैसे मार्क्सवादी इतिहासकारों का मडराना देखे। हसर की बैठकों में ऐसे मार्क्सवादियों की ऊपर से समाजवादी परिवर्तन के चर्चा और योजनाएं सुने तो हमें स्थिति यहाँ पे एकदम से स्पष्ट क्लियर हो रही है। और फिर इसके बाद से हमारे देश में ये जो शिक्षा केंद्र के अनुसंधान के नाम पे ICHR और इसके बाद से NCERT, ये दोनों संस्थाएं जो बनाना है, इसका मुख्य केंद्र यही था। अब इसके आगे यहाँ पे इसके आगे है 1977 में इतिहास के पुनर्लेखन पर हुए सार्वजनिक विवाद से भी इसकी झलक मिलती है। 1975-76 में इमरजेंसी के बाद हुए आम चुनाव में कांग्रेस की पराजय हुई थी और जनता पार्टी सरकार बनी थी। तब पिछले सालों के कई विवादास्पद कामों, फैसलों, संवैधानिक संशोधन और कारनामों पर आलोचनाएं, पुनर्विचार और मांगों का सिलसिला चारों तरफ से चल रहा था। तो यहाँ पे कथन क्या है कि इमरजेंसी के बाद से जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी नया, तो ये पहली दफा है कि जो कि
कांग्रेस के बाद ये दूसरा बार एक नई पार्टी को हाथ में सत्ता आई थी। तो उस समय वो नई पार्टी की जो सरकार थी, ये फर्स्ट टाइम जो बदलाव हुआ था, तो इनसे बहुत से लोगों की, बुद्धिजीवों की डिमांड थी कि भाई 1975 से पहले जो लीपापोती हमारे इतिहास में अपना हुआ है और शिक्षा केंद्र में जो लीपापोती किया गया है उसको हटाया जाए। तो उसी में एक मांग यह भी उठी थी कि राम शरण शर्मा, रोमिला थापर, बिपिन चंद्र आदि लेखक कुछ पाठ पुस्तकों को कोर्स लिस्ट से हटाया जाए, क्योंकि उनमें राजनीतिक उद्देश्यों से इतिहास को विकृत किया गया है। इतिहास विवरणों में भी धांधली हुई थी। इस पर चर्चा 1973 में सरकार द्वारा कालपत्र गड़वाने की घटना से ही होती रही थी, लेकिन ये चर्चाएं तो हुई, लेकिन इस पे कार्य नहीं हुआ क्योंकि उस समय ये ज्यादा दिन तक सरकारें टिकी भी नहीं। तो उस काल पत्र में दिया गया विकृत इतिहास भी 1977 में ही उजागर हुआ, किंतु इतिहास को विकृत करने की चर्चा 1973 में हुई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रमुख सहायक पी.एन. हक्सर स्वयं पुराने मार्क्सवादी थे। उन्होंने अकादमियों में पदों पर बड़ी संख्या में मार्क्सवादियों की नियुक्ति की थी। अब इस पॉइंट पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि राजनीतिक सत्ता के माध्यम से जितने भी ऊपर के जो टॉप में जो पद थे, जहां से कि इतिहास का ABCD वहां से नोट किया जाता है और वहां से जो मर्जी वहां से लिखा जाए और मिटाया जाता है, उस पद पे टोटल ये कांग्रेस की और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उनके जो प्रमुख सहायक, जो एक मार्क्सवादी भी था, उसके माध्यम से ये सारे के सारे पदों पे ये पदासीन कर दिया गया है। और वो किस लिए? तो हमारे इतिहासों को मिटाने के लिए। तो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था किनके हाथ में? राजनीतिक दल ने सौंप दिया उन लोगों के। हालांकि मैं ये गलत नहीं कहूंगा, तो ये उनके प्यादे थे, लेकिन मूल रूप से क्या था? ये हमारी देश की राजनीतिक व्यवस्था संचालकों के सारा ही करनी है, जिसे हम अब उनके अपने जीवन के जो महत्व है, हम उस चीज को नहीं समझते कि ये राजनीतिक है क्या। तो इसके आगे लेके चलता हूँ नियुक्ति के संबंध में। यह समय एक और मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पे मार्क्सवादियों का ही। यह वह समय था जब राजदूत, कुलपति, अकादमी संस्थाओं के अध्यक्ष आदि पदों पर नियुक्ति में इच्छुक व्यक्ति का मार्क्सवादी होना मात्र उसकी दावेदारी को वजनी बना देता है। राज थापर ने एक घटना का उल्लेख किया जब लंदन में शांति धवन को भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया, तो रमेश थापर ने हक्सर से प्रतिवाद किया कि धवन तो मूर्ख किस्म का आदमी माना जाता है। धवन रमेश के दूर के रिश्तेदार भी थे। इस पर हक्सर ने जवाब दिया, आखिर वह धवन एक मार्क्सवादी भी है। बिल्कुल ठीक संयोजन। बात हंसी में कही गई थी कि कोई मूर्ख भी अगर मार्क्सवादी हो तो राजदूत पद के लिए सही आदमी है, लेकिन उस मार तो मिलता ही है। वस्तुतः तब से यहाँ की विशेष राजनीतिक परिस्थिति में
केंद्रीय अकादमियों, विश्वविद्यालयों आदि में मार्क्सवादी सत्ता परंपरा जैसी स्थापित हो रही, यह उनकी बौद्धिक श्रेष्ठता के बल पर नहीं बल्कि सही जगह पर सही लोगों से मेल बिठा सकने की उनकी चतुराई और राजनीतिक संयोग से हुआ था। तो इस नियुक्ति के विवरण से हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पे उस समय का जो लेवल था, उस लेवल में वो चाहे उसको एक शब्द का भी ज्ञान नहीं हो, अगर वो मार्क्सवादी है ना, तो वो किसी भी पद पे जाकर के उसको पदासीन कर दिया जाएगा। वो एक तरह से विद्वान है। क्यों? क्योंकि भैया वो वामपंथी है। यही उनका सर्टिफिकेट और योग्यता हुआ। और ये किसके संयोग से हो रहा है? राजनीतिक संयोग से। और ये राजनीतिक संयोग कहाँ से हुआ? तो हमारे आपके वोट देने से, हमारे आपके चाहने से, हमारे आपके अपने जो जनप्रतिनिधि, जो हम ताता काका बाबा भाई मामा मामी का जो हम सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि ये हमारे अपने हैं, ये उसी सोच और उसी एक हमारी मानसिकता की वजह से ही ये सब चीज हुआ है। और इसके आगे यहाँ पे एक और घटना बताया जा रहा है कि जब नरूल हसन केंद्रीय शिक्षा मंत्री बन गए, तब उनके समय में इतिहास की सेंसरशिप और मिथ्याकरण के लिए प्रशासनिक कदम भी उठाए गए। वे स्वयं इतिहास प्राध्यापक रहे थे और महत्वपूर्ण नुक्तों को अच्छी तरह जानते थे। अतएव उन्होंने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में क्या बातें गायब की जाए और क्या जोड़ा जाए ताकि विद्यार्थियों पर वांछित राजनीतिक असर पड़े, इसका प्रबंध करवाया। प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक, अब एक यहाँ पे एक उसी समय का एक घटना और है कि प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक भैरप्पा ने अपना एक अनुभव बताया है कि वे एक समिति के सदस्य थे जिसमें पाठ्य पुस्तकों में मनगढ़ंत बातें जोड़ने के उपाय किए जा रहे थे। ये उसके सदस्य थे, उस समिति के। तो जब उन्होंने विरोध किया तो पहले तो समिति के दक्षिण भारतीय अध्यक्ष द्वारा उन्हें क्षेत्रवाद के नाम पर पटाने की कोशिश की गई, लेकिन जब वह सफल नहीं हुआ तो मीटिंग में निर्णय न लेकर उसे आगे पुनर्विचार के लिए टाल दिया गया। फिर नई समिति बनाकर भैरप्पा को उससे हटा दिया गया। यह तकनीकी तब से लगातार चलती रही जिसमें एक दो लोगों की पूर्व निर्धारित मनमानी को विधित समिति या राष्ट्रीय समिति द्वारा तय किए गए सुविचारित कार्य के रूप में थोपा जाता रहा। बहरहाल इतिहास में मिथ्याकरण के लिए बाकायदा आधिकारिक निर्देश जारी किए गए। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर किशोरी शरण लाल लिखते हैं कि नरूल हसन द्वारा जारी कराए गए उन निर्देशों में यह कहा गया है कि इतिहास में मुसलमान जबरन कराए गए हिंदुओं के धर्मांतरण का कहीं उल्लेख न किया जाए। कहीं यह न लिखा जाए कि मंदिर तोड़े गए और वहां मस्जिद बनाई गई। ये निर्देश हर राज्य में पहुंचाए गए और उसके आधार पर पुस्तकें लिखी जाने लगी। ये किताबें बिपिन चंद्र, सतीश चंद्र, आर.एस. शर्मा और रोमिला थापर ने लिखी। जब ये दिशा निर्देश जगह जगह पहुंचे तो वहां इन
का विरोध शुरू हुआ, प्रदर्शन हुआ और इनके पक्ष में प्रचार भी खूब हुआ। क्या इन सारी बातों से, इस पूरी पृष्ठभूमि से मार्क्सवादी इतिहासकार अनजान हैं? अगर 1973 में केंद्र सरकार के कर्ता धर्ता राजनीतिक नेताओं को खुश करने के लिए विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से इतिहास में अनुचित हेरफेर किया जाए तो किनके माध्यम से यह काम हुआ होगा, यह समझना तनिक भी कठिन नहीं। निश्चय ही उन्हीं के द्वारा जो उसी समय काल पात्र के लिए झूठे किस्म का इतिहास लिखवा रहे थे, बिल्कुल उन्हीं द्वारा जिन्हें पिछले सालों में पीएन हक्सर और नरूल हसन ने धड़ाधड़ नियुक्ति किया। तो मित्रों, यहाँ पे ऐसे ऐसे तथ्य और ऐसे ऐसे लेखन हमारे राजनीतिक ये व्यवस्था और हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के जो कारनामा है, ये उसके संपूर्ण चित्रण को यहाँ पे उजागर कर रही है। और अभी एक चीज मैं आप लोगों के सामने और भी रखूंगा, जो कि ये आपका हो गया, एक सेकेंड, इसके आगे और भी थी, थोड़ा मैं उसको चयनित किया था उसमें। एक यहाँ पे 1967 में प्रोफेसर रमेश चंद्र मजूमदार, ऐसा भी नहीं है मित्रों कि ये सारे सब करामाती हो रहा था तो इसके विरोध में कोई विद्वान आवाज भी नहीं उठाए या कोई किसी ने बोले नहीं। उस समय का जो इतिहासकार थे, जिनको सरकारें नजरअंदाज कर दी और उन्हें पता था कि अगर हाथ में दिया जाए या ईमानदारी से राष्ट्र हित में अगर हम इनको अगर नियुक्ति कर रहे हैं और किसी भी संस्था में हम इनको, विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में हम इसको वहां पे अपना नियुक्ति कर रहे हैं और हम इनको हक दें कि आप इतिहास से संबंधित अपने लेखक आप डालिए, आप दीजिए और बच्चों को भी आप इसकी पढ़ाइए, हमारे गाइडलाइन आप तय करिए। तो ये उस समय के भी लोग उस समय थे, लेकिन उनको एक सिरे से, जैसे कि हम झाड़ू लगाते हैं और घर से पूरी कुछ अपने मनपसंद को सामान को हटा करके जो हमारे मतलब का नहीं रहता उसे हम झाड़ू से हम बाहर करके हम कूड़े में हम डाल देते हैं। तो यही हमारे उस समय की जो अपनी राजनीतिक जो सिस्टम था वो यही काम अपना किया है कि सिर्फ यहाँ पे स्पष्ट है कि भाई वामपंथी है तो वो सबसे बड़ा विद्वान है और उसी को ही अपना हर पद पे देना है। बाकी लोग जितने भी हैं वो चाहे राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति कितनों भी ईमानदार हो, कितनों भी बुद्धिजीवी हो, वो सब हमारे लिए कूड़ा करकट है और उनको बाहर फेंको। लेकिन उस समय भी इन लोगों ने कदम कदम पे विरोध किए, अपने पुस्तक लिखे, पब्लिक में दिए, पब्लिक में प्रचार किए, लेकिन दुर्भाग्य है कि इनके पास में न कोई राजनीतिक सहयोग था, न कोई सरकार का सहयोग था और बहुत से ऐसे लेखक भी थे जिनको सरकार ने स्वयं ही ब्लैक सूची में डाल दिया। और जब गवर्नमेंट ही जब उस लेखक को, जब विद्वान को जब ब्लैक सूची में वो डाल दे तो उसकी किताबें फिर जाकर के मार्केट से, मतलब कि एक जो बिकनी चाहिए उस हिसाब से नहीं बिक पाती है। तो ऐसे ही एक सदस्य है जिनके साथ भी ये वाकया हुआ और वो वाकया मैं आप सभी मित्रों के सामने इस चीज को मैं रख रहा हूं। तो ये वाकया है प्रोफेसर रमेश चंद्र मजूमदार, जो एक इतिहास के विद्वान थे, ने एक लेक्चर दिए थे
हेरास मेमोरियल लेक्चर 1967 में। तो उस मेमोरियल में इन्होंने खुलकर कहा था कि सरकार ये कह रहे हैं कि सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कुछ बातों को पुष्ट करना चाहती है, जैसे भारत के दो बड़े समुदाय पूर्ण संबंध का कृत्रिम विचार, और ऐसे ही कई नारे जो स्वतंत्रता संघर्ष की जरूरतों से उभरे थे। सरकार इसे महान विरासत मानती है जो कई मामलों में सच्चाई का कत्ल बन जाता है। इतिहास वर्तमान राजनीति में बदल गया है। आज भारतीय इतिहासकार सच्चा इतिहास लिखने के लिए स्वतंत्र नहीं है। यदि उसकी बात सत्ताधारी पार्टी को बुरी लग सकती हो, मैं व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं कि ऐसे विचार व्यक्त करना राष्ट्र विरोधी करार दिया जाता है यदि वह आधिकारिक विचारों के अनुरूप न हो और कहने वाले को सरकार के कोप का शिकार बनना पड़ सकता है। इसीलिए हैरत की बात नहीं है कि जाने माने इतिहासकार भी पूरी सच्चाई कहने में संकोच करने लगे। तो मित्रों, इसके आगे की घटना है कि ऐसी बातें कहने के लिए प्रोफेसर मजूमदार कांग्रेस सरकार द्वारा काली सूची में डाल दिए गए। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने उन्हें स्टालिन के मुहावरे जनता के दुश्मन वाली तर्ज पर सांप्रदायिक इतिहासकार या राष्ट्र विरोधी कहकर सरकार को इसके लिए वैचारिक नैतिक तर्क मुहैया कराया गया। इनको मित्रों, प्रोफेसर मजूमदार की जो कांग्रेस सरकार ने इनको जो काली सूची में डाला था, तो इसको डालने के लिए जनता में इनको एक नैतिक तर्क मुहैया वामपंथियों ने ये कांग्रेस को दिया कि आप इस तरह से आप प्रचार करिए कि ये वे जनता के दुश्मन हैं, सांप्रदायिक इतिहासकार हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, और ये बाकायदा इसको प्रचार भी किया गया। तो ऐसी ये घटना भी हुई। और एक घटना और भी इसके संबंध में एक भेद खुल रहा है, जो कि मुझे वो आज पेज, मैं हालांकि उसको चुन रहा था लेकिन अभी वो पॉइंट पे आ नहीं रहा है, जिसमें कि ये सारे इतिहासकारों के मतलब कि लेखा जोखा का पूरी ब्यौरा था। वो पेज थोड़ा सा आज अभी मिस्टेक हो रहा है। अगर एक सेकंड में अगर वो पेज मिल जाता है तो मैं आपको जरूर इस चीज को बता रहा हूँ कि 102, 104, 105 और यहाँ पे मित्रों कुछ ये 1351 और 88 और 1296 और 1316 कुछ प्रसिद्ध उस समय के जो मुस्लिम शासन के समय में ये कुछ उनके लेखक थे, इतिहासकार और मुस्लिम लेखक ही थे। तो मैं इस चीज को आगे रख रहा हूं कि इससे पहले मैं एक टिप्पणी प्रोफेसर रमेश चंद्र मजूमदार ने एक लिखा हुआ है। इनके
बुक से ही है कि प्रोफेसर रमेश चंद्र मजूमदार ने इसका उत्तर सरलता से देखा जा सकता है कि पंडित जी टाइम नहीं होगा, ज्यादा लंबा होगा तो नेक्स्ट टाइम कीजिएगा। इसको लंबा तो कोई नहीं, ये थोड़ा सा टॉपिक डाल दे रहा हूँ, फिर इसके बाद से मैं अगला सप्ताह को करूंगा। तो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। ये मजूमदार, ये प्रोफेसर रमेश चंद्र जी कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि किसी सच्चे इतिहासकार का एकमात्र लक्ष्य उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जहां तक संभव हो यह पता करना होता है कि अतीत में वास्तव में हुआ क्या था। भारत में मुस्लिम शासन आरंभ होने के बाद हिंदुओं के प्रति मुसलमानों का रुख क्या था। यह अमीर खुसरो, जिनकी 7वीं जन्म शती हाल में ही मनाई गई थी, के इन शब्दों से समझा जा सकता है। हमारे मजहबी योद्धाओं की तलवार के बल पर यह पूरा देश भारत ऐसा बन गया जैसे आग जंगल को कांटे से रहित कर देती है। यह धरती तलवार के पानी से सिक्त हो गई और कुफ्र हिंदू धर्म की भाप छिन्न भिन्न हो गई। हिंद के शक्तिशाली लोग पांव के नीचे कुचल डाले गए। यदि कानून के व्यक्ति कर जजिया देकर जान बचाने की मंजूरी न दी होती तो हिंद का नाम जड़ मूल समेत मिट गया होता। तो मित्रों, ये जो शब्द है ये वास्तव में ये उस जमाने की आज भी ये मुस्लिम लेखक का ये हिस्ट्री में मौजूद है। और ये उस जमाने के सबसे प्रसिद्ध जिनकी ये जनशती हमारे देश में भी और विदेशों में भी इस लेखक की मनाई जाती है, मुस्लिम देश में भी। तो यहाँ पे इस लेखक का जो हिस्ट्री में जो इसने लिखा है, इस पॉइंट को भी नजरअंदाज किया गया। तो 1351 में जो लेखक जो शब्द को दे रहा है और ये उसको बिल्कुल विपरीत अपना देश में रखना, ये स्पष्ट हमें समझ में आता है कि वास्तव में हमारे इतिहास हिस्ट्री में क्या है। अभी इसके आगे और भी 2-3 लेखक हैं जो 1351 वाले, 88 वाले और उससे भी पहले 1296 और 1316। तो मैं इसको अगला रविवार को अब आपके सम्मुख रखूंगा एपिसोड में, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम भी मोटा मोटी हो चुका है, 10 मिनट और बचा है, तो आपस में आप चर्चा है अब कर जी रंजीत जी और सुजीत जी। रंजीत जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? सुजीत जी बोलिए। आवाज आ रही है? अब थोड़ा आपस में अब चर्चा अब कर लिया जाए, क्योंकि अब टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है। तो ये है हमारे देश के पॉलिटिकल जो इस चीज को महत्व हम लोग नहीं समझते हैं और हम उस चीज को हम जानने की कभी कोशिश ही नहीं करते। आज जो हम समस्याएं हम अपने अगल बगल में जो देखते हैं, मूल बेसिक क्या है? हम अपने बच्चे को हम कचरा पढ़वा रहे हैं। यहाँ पे हजारों हम फीस दे करके हम क्या पढ़वा रहे हैं? अपने अस्तित्व में जो मिटाने वाली है, हमें वो चीज हम पढ़वा रहे हैं। सच्चाई तो हम जो है ना कि उसको ना तो हम अपने बच्चे को दे रहे हैं और ना हम दे रहे हैं। तो फिर ये अब मान लीजिए एक छोटा सा एक उदाहरण कि अगर हमारे पेट में अगर दर्द है
और जब हम अपने पेट का दर्द का हम इलाज ही हम ढूंढेंगे, हम उसको इलाज हम नहीं करवाएंगे और बुखार की हम दवाई खाएंगे, तो क्या हमारा पेट का दर्द वो ठीक हो जाएगा? कहाँ से होगा? तो इस चीज को तो मतलब कि हम भी नहीं, और ये न सोचने का ही आज कारण है कि आज देखिए हम कई राज्य में, हम तो विश्व में कई देश हमारा जो है कि हमारा था, नाइजीरिया तक हम थे, ईरान में थे, इराक में थे, पाकिस्तान में थे, बांग्लादेश में थे, कहाँ नहीं थे। और सब हमारे ये हमारे भारतवर्ष का ही भूमि है, लेकिन हमारे हाथ से सब चला गया। और वो अब चला गया, अब हम अपने घर में ही अब सीमित रह गए, और इस घर में भी अब हम सिमटते जा रहे हैं। तो जानते हैं कि आज से 20 या 25 बरस, या लगा लीजिए एक अनुमान मैं आपको बता दूं कि जब हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, युवा अवस्था तक जब आ जाएंगे, और जब हमारी शरीर जब डाउन हो जाएगा, तो उस समय का हालात ये होगा कि 3/1। तो वो 3/1 होगा ना, तो उसका परिणाम जानते हैं उस समय हमारे बच्चों के सामने क्या आएगा? कि जैसे कि अभी ऑप्शन है ना, कि ऑप्शन है कि हम मतलब कि हम ये काम कर सकते हैं, हमारे मुद्दे ये है, हमारे मुद्दे जो है ना कि हमारी समस्या ये है, इसका समाधान ये है। लेकिन उस समय जानते हैं उस समय ऑप्शन क्या आएगा? ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, जितने भी मुद्दे हैं। उस समय हमारे पास में 3 विकल्प आएगा, कहाँ जाए, ये हमारे मुद्दे रहेगा कि कहाँ जाए। जैसे आज हम कह रहे हैं ना, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। उस समय हमारे बच्चे ये नहीं कहेंगे, उस समय हमारे बच्चे ये कहेंगे कि हम कहाँ जाएं। दूसरा ऑप्शन क्या आएगा? क्या हम मर जाए? और तीसरा ऑप्शन आएगा, क्या हम अपने आप को कन्वर्ट कर ले? और यही 3 विकल्प है। और ये जिस हिसाब से अभी भी लोग इस चीज को कहते हैं कि जैसे एक हमारे रंजीत जी के मित्र जी ने बोले थे कि नेगेटिव सोचो तो भाई नेगेटिव होता है। अरे भैया, सामने सामने अब कोई सुबह सुबह सूर्य को उगता हुआ उसको देख के कहे कि भाई साहब सूर्य तो अपना जो है कि उदय हुए, कहे कि यार तुम तो नेगेटिव तुम सोच रहे हो, इसको ये क्यों नहीं मान रहे हो कि भाई ये तो रात हुआ है। तो वही चीज हम कर रहे हैं, और इसी चीज को हम ध्यान दे रहे हैं। तो खैर, हमारा जितना कर्तव्य है हम अपना कर रहे हैं कि ताकि अपना योगदान हम दे रहे हैं कि हमारे बच्चे ये न कहें कि हमारे पापा ने इस चीज पे कभी ध्यान नहीं दिए या चाहे आवाज नहीं उठाई।